सभी को नमस्कार। आज हम लोग जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व में भारत की जनसंख्या का घनत्व एवं वितरण पर प्रकाश डालेंगे। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के 2.4% है, किंतु यहाँ विश्व की 16.87% जनसंख्या निवास करती है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। सन 1981 में यहाँ की जनसंख्या 68.52 करोड़ 91 में जो बढ़कर 84.63 करोड़ व 2001 में बढ़कर 102.87 करोड़ हो गई। 11 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.06 करोड़ हो गई, जो 17 में मान के चलिए कि 135 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या भारत की हो गई। अन्य देशों की तुलना में भारत की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर जो जन घनत्व है वो देश के विभिन्न भागों में अलग अलग है। संपूर्ण देश का जन घनत्व 1981 में सर्विस भैया को प्रणाम 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो 2001 में बढ़कर 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार जन घनत्व 352 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत की जनसंख्या वितरण में बहुत ही अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। भारत में कुछ पूर्ववर्ती राज्यों में जनसंख्या घनत्व जो है वो 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है, और भारत में कुछ ऐसे नगरीय क्षेत्र हैं जहां पर जन घनत्व जो है 9000 प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है, जिनमें दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई ये महानगर सम्मिलित हैं। 2011 में सर्वाधिक जन घनत्व जो था वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो रैंकिंग में 2001 के पहले नंबर पर था। इसके बाद दूसरे नंबर पर जब हम आते हैं तो चंडीगढ़, जो 2001 में यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या जो थी 7,900 और 11 में 9,258 प्रति वर्ग किलोमीटर, रैंकिंग में दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर चलते हैं पांडिचेरी, जो यहाँ पर 1 में जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर थी 2034, 11 में हो गई 2,547, रैंकिंग में तीसरे स्थान पर। दमन और दीव 1 में 1,413, 11 में 2,191, रैंकिंग में 5वें स्थान पर। लक्षद्वीप में 1,895, 11 में 2,149, रैंकिंग में चौथे स्थान पर। अब आते हैं बिहार 2001 में यहाँ की प्रति व्यक्ति जनसंख्या जो थी 1 में 881, जो 11 में बढ़कर जो हो गई 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और रैंकिंग में ये 7वें स्थान पर। उसके बाद वेस्ट बंगाल 1 में जो है इसके पास जनसंख्या जो थी 903 प्रति वर्ग किलोमीटर, और 11 में हो गई 1,028। पश्चिमी बंगाल 11 में जो है वो दूसरे नंबर पर चला गया यदि स्टेट्स में देखा जाए, और बिहार नंबर 1 पर चला गया। इस तरीके से पश्चिम बंगाल 6ठे नंबर पर। केरल की बारी आती है। केरल 2001 में 819, 11 में 807, रैंकिंग में 8वें नंबर पर। उत्तर प्रदेश 690, 1 में 829, 11 में 9वें नंबर रैंकिंग में। दादरा नगर हवेली 449, 700, 13वें नंबर रैंकिंग पर। और हरियाणा 478, 573, धन्यवाद, 12वें नंबर पर जो है 2001 में इसकी रैंकिंग थी। तमिलनाडु पर चले आते हैं। तमिलनाडु 1 में 480 और 11 में जब जाते हैं तो 555 प्रति वर्ग किलोमीटर। पंजाब में चले आते हैं 484, 551 और रैंकिंग में 10वें नंबर पर। अब आते हैं अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र
झारखंड से इसमें आता है पहले नंबर पर अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में। तो इसमें एक में जो इसकी प्रति व्यक्ति जनघनत्व थे वो 338, जो 11 में 414 हो गया और रैंकिंग में ये 16वें स्थान पर रहा। असम दूसरे स्थान पर 340, 398 रैंकिंग में 15वें नंबर पर। गोवा 364 और 11 में 394 रैंकिंग में 14वें नंबर पर। महाराष्ट्र 315, 356 रैंकिंग में 17वें नंबर पर। त्रिपुरा 305, 350 रैंकिंग में 18वें नंबर पर। कर्नाटक 276, 319 रैंकिंग में 20 नंबर पर। गुजरात 258, 308 रैंकिंग में आता है 21वें नंबर पर। आंध्र प्रदेश 1 में 236 और 11 में 308 रैंकिंग में आ जाता है 19वीं नंबर पर। उड़ीसा 236, 270 और रैंकिंग में आ जाता है 22वें नंबर पर। मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्रों पर जब हम चलते हैं तब मध्य प्रदेश का पहला नंबर आता है और 1 में इसके प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या थी वो 196 और 11 में 236 रैंकिंग में 23वें नंबर पर। राजस्थान में जब जाते हैं 165, 200 रैंकिंग में 24वें नंबर पर। उत्तराखंड 159, 189 रैंकिंग में 25 नंबर पर। छत्तीसगढ़ में जब चलते हैं तो 154 और 189 रैंकिंग में 26 नंबर पर। और मेघालय में 103, 132 रैंकिंग में 29 नंबर पर। जम्मू और कश्मीर 100, 124 रैंकिंग में 30वें नंबर पर। हिमाचल प्रदेश 109 और 123 28वें नंबर पर। नागालैंड में जब आते हैं तो 120, 119 27वें नंबर पर। मणिपुर 97, 115 31वें नंबर पर। निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्रों में आते हैं तो सिक्किम 76 2001 में, 11 में 86 32 रैंकिंग। मिजोरम 42 52 34 रैंकिंग। अंडमान निकोबार 43 46 रैंकिंग जो है वो है 33। अब बचता है हमारा अरुणाचल प्रदेश 13 और 17 35। हम एक और 11 के आंकड़ों को देखते हैं तो सरसरी निगाह से ये पाते हैं कि लगातार पूरे भारतवर्ष ने जनसंख्या में वृद्धि की है। कोई भी छोटा अत्यधिक जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है, किसी ने अपनी जनसंख्या में कोई भी कटौती नहीं की, कोई भी प्रिकॉशन नहीं बरती, न तो वो स्थिर रहा और न ही माइनस में गया। लगातार उसने वृद्धि किया, जिससे देश की जनसंख्या लगातार निरंतर बढ़ती चली जा रही है। और ये हम लगातार आंकड़ों को देखकर विवेचन कर सकते हैं। विवेचन हमने किया। भारत की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, तो कारक प्रभावित करने वाले कारक में जो आते हैं वो निम्न कारकों में पहला कारक जो आता है कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता तथा मिट्टी। तो भारत की भूमि जो है वो कृषि की उपलब्धता के लिए जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। हम जब गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र की नदियों के क्षेत्र को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि 60% से अधिक जो जनसंख्या है जो नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टियों से बनी हुई उपजाऊ मिट्टियों से है, उस पर 60% से अधिक जनसंख्या का भार इन नदी घाटियों में विस्तृत है। और ये भाग यहाँ पर कृषि के लिए सर्वोत्तम अनुकूलतम जलवायु उपलब्ध कराते हैं, साथ ही साथ जनसंख्या के अधिक दबाव के क्षेत्र को रहने के लिए आकर्षित करते हैं। जबकि भारत के पर्वतीय क्षेत्र में जो है जनसंख्या का दबाव कम देखने को मिलता है। कुल जो दबाव देखने को मिलता है वो 13% भाग हिमालय की श्रेणियों में रहता है, जबकि यहाँ पर 2% से कम जनसंख्या निवास करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बृहद मैदानी भाग में 25% भूभाग पर 60% से अधिक जनसंख्या का भाग यहाँ पर निवास करता है। भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, उपजाऊ भूभागों में अधिक जनघनत्व मिलता है, जबकि कृषि के दृष्टि से अनुपजाऊ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी वाले भूभाग अपेक्षाकृत कम जनघनत्व या विरल जनघनत्व रखने वाले होते हैं। जलवायु क्लाइमेट, भारत में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने में क्लाइमेट एक
महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है, जिसमें जो है देश में वर्षा, तापमान, जलवायु, दो ऐसे ताप, दाब और वर्षा ऐसे प्रभावी तत्व हैं जो क्षेत्र की जनसंख्या के रहने के निर्धारण करते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावी करने वाले में तत्वों में वर्षा, तापमान वर्षा से अधिक प्रभावशाली है। क्यों? कहा जाता है कि भारत की जनसंख्या मानचित्र भारत के वर्षा मानचित्र का अनुसरण करता है। जैसा कि हुआ था कि जब पूर्व से पश्चिम की तरफ जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं, जनसंख्या घनत्व तो अधिक रहता है, और जैसे जैसे पश्चिम की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, वनस्पतियों का रुख, मनुष्यों का रुख और वर्षा का रुख ये लगातार कम होता चला जाता है, और जनसंख्या घनत्व भी जहाँ पर जो है 1000, 11,000 देखने को मिलता है, जब कम्प्लीटली पश्चिम हम चले जाएंगे तो 50 से लेके 0 तक भी देखने को हमको मिल जाता है, क्योंकि वर्षा की जो है मात्रा होती है वो 50 से लेके 0 तक देखने को मिलती है। भारत में ज्यों-ज्यों वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है, त्यों-त्यों जनघनत्व में कमी आती जाती है। ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि की प्रधानता भी पाई जाती है, अच्छी कृषि भी की जाती है, और जो है अच्छी जनसंख्या भी पाई जाती है। पूर्व से पश्चिम में बंगाल, राजस्थान की ओर बढ़ने पर मात्रा जो है वो क्या होती है, वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है, जनघनत्व भी कम होता चला जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है, जैसा कि हो रही है। और चावल जो है, चावल की कृषि, चूँकि अपने यहाँ तो एक ही फसल चावल की ली जाती है, लेकिन बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और यहाँ पर कम से कम चावल की 2 से लेके 3 फसलें या उससे भी ज़्यादा फसलें जो है प्राप्त कर ली जाती हैं। चावल अन्य खाद्यान्नों की तुलना में जनसंख्या का भरण पोषण बहुत ही ज़्यादा करता है। समुद्र तटीय मैदानों में सघन घनत्व वाले क्षेत्रों के लिए यह कहा जा सकता है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, जहाँ पर अधिकांश भागों में उच्च तापमान देखने को मिलता है। कुछ जगहों को छोड़कर यहाँ पर जनसंख्या का जो वितरण मिलता है, इसके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। हिमालय के क्षेत्र में 2000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीत प्रधान जलवायु की प्रभुत्व देखते हुए मिलती है। न्यूनतम तापमान जनसंख्या की विरल जनघनत्व के लिए उत्तरदायी है। सिंचाई के साधन में हम देखते हैं कि भारत के जिन भागों में वर्षा की कमी है, लेकिन सिंचाई के साधनों के विकास द्वारा कृषि में पानी की कमी को दूर कर लिया गया है, उन क्षेत्रों में भी जनसंख्या काफ़ी देखने को मिलती है। ख़ासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन्होंने अपने टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया है कि पानी की ये कमी को दूर कर लेते हैं और भूमिगत जल के द्वारा अपने चीज़ों को उपयोग और उपभोग में ले आते हैं। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। भारत के जिन क्षेत्रों में औद्योगिकरण अधिक हुआ है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। कारण क्या है? ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में देश के दूसरे भागों से व्यवसायों की तलाश में लोग आकर बस जाते हैं। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ख़ास तौर से कह लीजिए महानगर, या फिर ख़ास तौर से वो नगर जहाँ पर जो है खनिज पदार्थों की खुदाई की जाती है। इस संदर्भ में जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर नगरों का उदाहरण दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त देश के महानगरों में जनसंख्या का अत्यधिक दबाव इन कारणों से मिलता है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों में मिलने वाले उच्च जनघनत्व के लिए उन राज्यों में होने वाले सतत औद्योगिक विकास हैं। खनिज। जिन क्षेत्रों में खनिज का उत्पादन अत्यधिक होता है, कठोर जलवायु होने के बावजूद भी जनसंख्या वहाँ पर रहती है। क्यों? क्योंकि उसको रोजगार मिलता है। जनसंख्या का यहाँ पर अस्थायी जमाव देखने को मिलता है। खनिज उत्पादन की समाप्ति पर जो है यहाँ की जनसंख्या हस्तांतरित हो जाती है, या एक तरीके से कहें रॉबर इकोनॉमी हो जाती है। कि रॉबर इकोनॉमी का तात्पर्य यह है लुटेरी जनसंख्या, एक तरीके से लुटेरी अर्थव्यवस्था की जब जो है वहाँ की जो है जब खनिज संसाधन समाप्त हो जाते हैं तो वहाँ पर जो है चाय वाले, खूंचे वाले
अस्थायी आवास वाले कापी किताब, फ़ोन, अन्य सुविधाएं, मनुष्य की ज़रूरत के सारे संसाधन जो आपको दिखाई देते हैं वो सारे संसाधन समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी समाप्त हो गई। तो इसी प्रकार से वहाँ पर अस्थायी जनघनत्व देखने को मिलता है। नगरीकरण, जनसंख्या का संकेंद्रण जो है वो नगरीकरण से परस्पर घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। भारत में नगरीकरण क्षेत्र की श्रेणी में, क्षेत्रीय श्रेणी में आने के लिए न्यूनतम जनघनत्व जो है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना आवश्यक है। भारत में उच्च नगरीकृत महानगर जैसे कोलकाता, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगढ़ में 6000 से लेकर 11000 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या यहाँ पर देखने को मिलती है। विश्व में जनसंख्या वृद्धि प्रतिरूप, जनसंख्या वृद्धि एक ऐसी जनांकीय प्रक्रिया है जिससे जनांकी तथा गैर जनांकी प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। जनसंख्या भूगोल में विद्यार्थी जनसंख्या के प्रति समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जनसंख्या वृद्धि कहते किसे हैं, उसका आशय क्या है? किसी भी क्षेत्र विशेष में किसी दिए गए समय में जनसंख्या के आकार में परिवर्तनों को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, किसी क्षेत्र विशेष में किसी दिए गए समय में जनसंख्या के आकार में परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की यह वृद्धि धनात्मक पॉजिटिव, ऋणात्मक नेगेटिव दोनों हो सकती है। कुछ विकसित राष्ट्रों को छोड़कर विश्व के सभी राष्ट्रों में जनसंख्या सकारात्मक वृद्धि लेती है। जैसा कि भारत में अभी अपने संपूर्ण भारत का अत्यधिक जनघनत्व, मध्यम जनघनत्व और निम्न जनघनत्व के जनसंख्या वाले भाग हमने देखे और हमने ये पाया कि लगातार 2001 और 2011, 2017 तक लगातार आप बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो है वो उसमें जनसंख्या में वृद्धि ही दर्ज की गई है। निगेटिव जनसंख्या या स्थिर जनसंख्या की वृद्धि नहीं दर्ज की गई है। जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि सदैव के लिए नहीं हो सकती क्योंकि भू सतह पर स्थान सीमित है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। पृथ्वी को नहीं बढ़ाया जा सकता, भू सतह को नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि जो है मनुष्य नहीं कंट्रोल करेगा तो प्रकृति अपने आप कंट्रोल कर लेगी, जैसे कि इस समय कर रही है, इससे भी पहले भी करती आई है और हमेशा कर लेगी। प्रकृति मैनेज कर लेती है। विश्व में जनसंख्या की धनात्मक जो वृद्धि है उसका प्रमुख कारण मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर का अधिक होना, 1, विज्ञान पर विजय प्राप्त कर लेना, 2 और बूढ़ों की संख्या में वृद्धि हो जाना। कुल मिला जुला के मेडिकल साइंस देख रेख में जो है खान पान में लगातार समृद्धि होना, संतुलित होना, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। वास्तव में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि जो है वो प्राकृतिक वृद्धि का द्योतक भी है, जो उस क्षेत्र की जनसंख्या में उसकी माप कुल संख्या तथा प्रतिशत दोनों ही रूपों में की जा सकती है। जनसंख्या वृद्धि की माप जो है हम जनसंख्या 2 रूपों में करते हैं। प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ मेथड, प्रतिस्थापन प्रक्रिया विधि। दूसरा जो है ऑब्जर्व्ड चेंज मेथड, अवलोकन परिवर्तित विधि के माध्यम से हम करते हैं। प्रतिस्थापन प्रक्रिया विधि क्या है? इस विधि में यह माना जाता है कि मृत्यु का प्रतिस्थापन जन्मों से होता है, अर्थात जनसंख्या वृद्धि का आकलन जन्म व मृत्यु शुद्ध अंतर के आधार पर कर लिया जाता है। इस विधि में जन्म व मृत्यु को पंजीकृत आंकड़ों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इस विधि में जनसंख्या वृद्धि की गणना जो है निम्नलिखित सूत्रों के द्वारा हम निकालते हैं। जनसंख्या वृद्धि बराबर जो हो जाएगा प्राकृतिक वृद्धि ब्रैकेट में जन्म मृत्यु अपान मध्यम वर्गीय जनसंख्या गुणे 100। इस सूत्र की सहायता से दी गई जनसंख्या वृद्धि वस्तुतः जनसंख्या वृद्धि न होकर प्राकृतिक वृद्धि दर रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यह मात्रा जो होती है जन्म मृत्यु में आंकड़ों की सहायता से ज्ञात होती है। इसमें प्रवास के प्रभावों को दृष्टिगत नहीं रखा जाता है। प्रवास के प्रभावों को दृष्टिगत रखकर जन्म को जनगणना जो किया जाता है
उसके लिए जो जनसंख्या का सूत्र है वो है प्राकृतिक वृद्धि प्लस आई माइनस ई अपान मध्यम वर्गीय जनसंख्या गुणे 100, जहाँ पर आई अप्रवासी इमिग्रांट्स, ई बहिर्गमनी इमिग्रांट्स जनसंख्या है। इस विधि में जो जनगणना के दो प्रमुख आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, जनसंख्या वृद्धि P2 माइनस P1, तो जहाँ पर P2 द्वितीयक जनसंख्या है, P1 प्राथमिक जनसंख्या की जनगणना है। तो प्राथमिक, जैसा कि आप जानते हैं कि हम डोर टू डोर जाके जनसंख्या की गणना करते हैं। द्वितीयक जो है हम सादर प्रणाम, द्वितीयक जो जनसंख्या होती है वो नेट से या जो है प्रकाशन के माध्यम से जो है हम प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो जनसंख्या के प्रतिशत अनुपात का जो सूत्र है वो है P2 अपान P1 माइनस 1 इंटू 100। व्यवहारिक रूप से जब हम देखते हैं तो जनगणनाओं के मध्य जो जनसंख्या वृद्धि की लंबाई अवधि होती है वो अधिक उपयोगी नहीं होती है। साथ ही साथ कभी कभी दो जनगणनाओं के मध्य भी अवधि समान नहीं होती है। इसके कारण अधिकांश जनसंख्या विद्वान जो होते हैं वो जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर पर अधिक बल देते हैं। क्योंकि जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर जो होती है मापन के लिए ज्यामितीय औसत जियोमेट्रिक मीन का उपयोग किया जाता है। साधारणतया यदि किसी नगर की जनसंख्या 2001 में 5 लाख थी, 11 में 6 लाख हो गई, तो 10 वर्ष पर जब आंकड़ा निकालेंगे तो 20% वृद्धि हुई। जो वार्षिक वृद्धि जो हो गई वो 2% की रेट रही। 2% वार्षिक वृद्धि दर की जनगणना जो देखी जाती है 11 में नगर की जनसंख्या 6 लाख से भी अधिक हो जाएगी। कल्पना करिए आप कि औसत वृद्धि 2% से कुछ कम रही होगी। जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि की गणना के लिए जिन सूत्र का प्रयोग किया जाता है वो है R बराबर T अंडर रूट P2 अपान P1 माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू 100। P2 द्वितीय, P1 प्रथम जनगणना और T बराबर जो है टाइमिंग का मतलब P2 द्वितीय गणना, P1 प्रथम जनगणना के मध्य को जब अंतर को हम निकाल लेंगे तो वो हमारे अंतराल की जनगणना निकल कर सामने चली आएगी। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक बर्थ रेट एंड डेथ रेट। व्हाट इज बर्थ रेट एंड मोबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या की गतिशीलता, जन्म दर को प्रभावित करने के प्रभाव क्या हैं? किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि मुख्य रूप से उस क्षेत्र में दी गई हुई अवधि के कुल जन्मों की संख्या मृत्युओं की संख्या के अंतर पर होता है। जिन देशों में जन्म दर अधिक है उन देशों में जनसंख्या वृद्धि दर भी अधिक होने की संभावना होती है। उदाहरण के लिए विकासशील देशों व आर्थिक रूप से पिछड़े राष्ट्रों में जनसंख्या की जन्म दर जो होती है वो विकसित देशों की तुलना में अधिक रहती है। यही कारण है कि उन देशों में विकसित राष्ट्रों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रहती है। दूसरी ओर विश्व के अनेक विकसित राष्ट्र ऐसे हैं जहां जन्म दर अधिक गिर जाने के कारण जनसंख्या में ह्रास हो जाता है और मृत्यु दर का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव। मृत्यु दर का सीधा संबंध जनसंख्या वृद्धि दर से रहता है। अत्यधिक मृत्यु दर से जन्म दर होने के बावजूद जनसंख्या वृद्धि दर को नहीं बढ़ने देती है। इसका हम देखते हैं उदाहरण अफ्रीका जैसे देशों में, या जहाँ पर गरीबी ज़्यादा है, जहाँ पर अंधविश्वास ज़्यादा है, वहाँ पर जो है जन्म दर तो अधिक होती है लेकिन मृत्यु दर भी अधिक हो जाती है, तो लाइफ एंड डेथ बराबर मेंटेन हो जाती है, तो फिर जीरो पर आ जाती है। वस्तुतः जनसंख्या वृद्धि दर उस समय अधिक रहती है जबकि जन्म दर अधिक हो, मृत्यु दर कम हो, तो दूसरी ओर जन्म दर कम होने के साथ साथ मृत्यु दर भी कम होने से वृद्धि दर कम हो जाती है। जनसंख्या की गतिशीलता का जनसंख्या वृद्धि दर पर प्रभाव हम देखते हैं, पाते हैं कि ऐसी स्थिति में बहिर्प्रवास जो होता है उन क्षेत्रों में वृद्धि दर ऋणात्मक चला जाता है, जबकि जिन क्षेत्रों में अंतर प्रवास होता है उन क्षेत्रों में वृद्धि दर धनात्मक हो जाती है। इसका सीधा प्रभाव आप देख सकते हैं केरल, क्योंकि केरल में देखेंगे तो वहाँ के पुरुष समाज जो है ओपेक कंट्रीज़ में कमाने के लिए चले गए, तो वहाँ पर भी जो है जनसंख्या वृद्धि दर कुछ समय के लिए रुक जाती है। लेकिन जहाँ पर अंतर प्रवास होते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, एक ज़िले से दूसरे ज़िले,
में, तो वहाँ पर जनसंख्या दर बहुत प्रभावित नहीं होती है, बल्कि जो है वो बढ़ाती है, धनात्मक करती है। आदमी नौकरी भी करने जाएगा तो 6 महीने में चाहे 1 महीने में लौटकर अपने घर पुनः वापस आ जाएगा, तो जनसंख्या दर प्रभावित नहीं होती है बल्कि बढ़ेगी। 1880 से 1920 की अवधि में यूरोप के विभिन्न देशों में 4 करोड़ व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बस गए, जिसके कारण एक और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र बढ़ गई, जबकि यूरोप में जनसंख्या वृद्धि गिरावट हो गई, क्योंकि एक जगह से जनता जो है माइग्रेट करके पूरी दूसरी जगह चली गई। जैसे इसका सीधा उदाहरण अभी आप देख सकते हैं कि दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, महाराष्ट्र या पूरे हिंदुस्तान के महानगरों से जनता माइग्रेट कर कर, मोबाइल कर कर गाँव में चली आई, तो निश्चित तौर पर जनसंख्या जो नगरों में खाली हो गई, तो खाली हो गई तो वहाँ की जनसंख्या हल्की हो गई, दूसरी जगह भारी हो गई। तो ये देखा जा सकता है मोबाइलिटी जो है कि जनसंख्या में किस तरीके से वृद्धि और किस तरीके से ह्रास होता है। बाकी कल हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।